हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि उपभोक्ता की बचत का क्या महत्व है। अब तक हमने इस बारे में जो अध्ययन किया वो ये किया कि उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं, इसकी क्या मान्यताएं हैं, इसके लागू होने के कौन से कारण हैं और इसको मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। आलोचकों ने जो इसकी मापने की कठिनाइयाँ हैं उन्हीं को मोर ओवर इसकी आलोचनाएं भी बताया है और कहा गया है कि ये एक सैद्धांतिक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस का कल्याणवादी अर्थशास्त्र में बड़ा महत्व है और आर्थिक विकास के कारण जो समाज में विकास होता है वो वास्तव में हुआ या नहीं हुआ, आर्थिक कल्याण में कितनी वृद्धि हुई या नहीं हुई इत्यादि कई निर्णय लेने में ये हमारी मदद करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस की धारणा, हम कंज्यूमर सरप्लस के जो लाभ हैं या जो महत्व है उसको पॉइंट्स के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो जो प्रथम पॉइंट है वो है किसी वस्तु के उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के अंतर को समझने में सहायक। किसी वस्तु के विनिमय मूल्य और उपयोग मूल्य के अंतर को समझने में सहायक। बहुधा हम ये देखते हैं कि दैनिक जीवन में कई सारी वस्तुएं या सेवा इस प्रकार की है जिनका उपयोग मूल्य अलग होता है और विनिमय मूल्य अलग होता है। इसका मतलब उपयोग मूल्य अलग है और विनिमय मूल्य अलग है। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से इन दोनों में भेद किया गया है। उपयोग मूल्य हमारी अनुमानित संतुष्टि को व्यक्त करता है और विनिमय मूल्य वह होता है जो हम उस वस्तु के लिए वास्तव में चुकाते हैं। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि कई सारी वस्तुएं जिनका उपयोग मूल्य बहुत ज़्यादा होते हुए भी उनका विनिमय मूल्य उतना नहीं होता। उदाहरण के लिए पेन, बड़ा छोटा सा एक हस्तलेखन में काम आने वाला यंत्र है और जब ये नहीं होता है तो हमें इसकी वैल्यू का पता चलता है। इसी प्रकार से एक दिया सलाई है, बहुत मामूली सी उसकी वैल्यू होती है, उसकी बाइंग प्राइस जिसको अपन परचेजिंग उसका वैल्यू कह सकते हैं बहुत कम होती है, पर उसकी वैल्यू एंड यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य ये दोनों अलग अलग धारणाएं हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हो। ये अंतर क्यों होता है, इसके पीछे अनेकानेक अन्य कारण होते हैं कि वैल्यू इन यूज और वैल्यू ऑफ एक्सचेंज में अंतर क्यों होता है। बेसिकली तो ये पूर्ति और सीमांत उपयोगिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। परंतु सामान्य शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत की धारणा हमें दैनिक जीवन में ये बतलाती है कि वस्तुओं का उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य दोनों अलग अलग होते हैं। उपयोग मूल्य अनुमानित संतुष्टि को व्यक्त करता है और विनिमय मूल्य उसकी कीमत पर को व्यक्त करता है। नंबर 2, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वातावरण से प्राप्त लाभों का ज्ञान। कंज्यूमर सरप्लस का दूसरा महत्व ये है कि इससे हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो लाभ हैं जो हमें प्राप्त होता है हमारे जीवन में उसका ज्ञान होता है। एक धनी राष्ट्र और एक निर्धन राष्ट्र या एक ही राष्ट्र में दो समयावधियों में तुलना या एक ही राष्ट्र के दो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की तुलना या दो जिलों की तुलना या दो राज्यों की तुलना, इस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि कौन सा पीरियड बेहतर है या कौन सा राष्ट्र ज़्यादा श्रेष्ठ है या कौन सा राज्य किसी देश का ज़्यादा
अच्छा है। तो यहाँ जो हमारी स्टडी का आधार होगा वो कंज्यूमर सरप्लस ही होगा, अर्थात जो राष्ट्र विकसित है वहाँ के निवासियों को अधिक कंज्यूमर सरप्लस की प्राप्ति होती है, और जो निर्धन राष्ट्र है वहाँ के निवासी अपेक्षाकृत कम कंज्यूमर सरप्लस को प्राप्त करते हैं। यानी संतुष्टि के स्तर को देखने के लिए कंज्यूमर सरप्लस में एक आधार प्रदान करती है, और कंज्यूमर सरप्लस की अधिकता चाहे वो समय विशेष पर हो, चाहे वो स्थान विशेष पर हो, चाहे वो राज्य विशेष पर हो या राष्ट्रों में हो, यदि अपेक्षाकृत रूप से अधिक है तो हम ये मानेंगे कि उस समय ज़्यादा विकसित अवस्था है, ज़्यादा खुशहाल लोग हैं, और जब ये कम है पूर्व की तुलना में तो हम मानेंगे कि वह राष्ट्र अथवा राज्य अथवा स्थान अथवा समय अवधि पहले की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। तो दो राष्ट्रों की तुलना का आधार अथवा दो राज्यों की तुलना का आधार या दो समयावधियों के आधार पर हम अध्ययन करें, ये सब कंज्यूमर सरप्लस से होना संभव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व में महत्व। राजस्व में महत्व का तात्पर्य यह है कि बड़ी प्रैक्टिकल बात है। राजस्व में आते हैं सरकार के करारोपण और व्यय संबंधी निर्णय। सरकार के करारोपण और व्यय संबंधी निर्णयों को क्या कहते हैं अपन? राजस्व कहते हैं। इसमें दोनों ही बातें शामिल हैं। आप देखते हैं कि जो सरकार बजट बनाती है तो बजट में वो कौन कौन से सोर्सेस से इनकम प्राप्त करती है। तो एक तरफ सरकार की व्यय होते हैं, एक तरफ सरकार की आय होती है। और गवर्नमेंट बजट में और प्राइवेट बजट में जो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो प्राइवेट बजट होता है या हमारा जो घरेलू बजट होता है उससे पहले हमारी आय का आकलन करते हैं और बाद में उसमें व्ययों को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। और ये भी प्रयास रहता है कि कुछ बचत भी हमारे पास में रहे। इसके विपरीत जो गवर्नमेंट बजट होता है उसमें पहले हम क्या करते हैं? व्ययों को देखते हैं और व्ययों को मीट आउट करने के लिए या उनकी पूर्ति करने के लिए हमें कहाँ से इनकम प्राप्त होगी उस पर विचार करते हैं। तो सरकार की व्यय वो तो प्राथमिकताओं के आधार पर है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रक्षा है, अनुसंधान है, सामाजिक सुरक्षा है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे सेक्टर्स हैं। कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो ये तो हो गए सरकार के व्यय। अब इन व्ययों की पूर्ति के लिए सरकार को आय कहाँ से प्राप्त होती है? सरकार को आय प्राप्त होती है एक तो करारोपण से, ऋण से, अनुदान से, और लास्टली सहायता और हिनार्थ प्रबंध अर्थात करारोपण, ऋण, अनुदान, सहायता और लास्टली डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। ये सरकार के आय के मोटे मोटे स्रोत माने जाते हैं। अब सवाल ये है कि सरकार, हम दो ही चीज़ों की बात करते हैं, अनुदान और ऋण की। ये दोनों अनुदान और टैक्सेशन की, करारोपण की, और ये दोनों ही सरकार की राजकोषीय नीति के पार्ट हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस के आधार पर हम इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि सरकार को किन उद्योगों पर कर लगाना चाहिए और किन को छूट देनी चाहिए। एक बार फिर, कंज्यूमर सरप्लस के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि सरकार को किन उद्योगों पर टैक्स लगाना चाहिए और किन्हें छूट प्रदान करनी चाहिए। कंज्यूमर सरप्लस ये बतलाता है कि ह्रासमान उद्योग हैं या जिन्हें हम दूसरे शब्दों में लागत वृद्धि उद्योग कहते हैं, इस प्रकार के उद्योगों पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। कहने का मतलब, जिन उद्योगों में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है या जिसको अपन ये कहें कि उत्पादन बढ़ाने से लागतें बढ़ती जा रही हों, उस प्रकार के उद्योगों पर सरकार को टैक्स लगाना चाहिए जिससे कि उनकी डिमांड कम हो और ज़्यादा उत्पादन नहीं करना। क्यों? कि उत्पादन करेंगे
तो इनकम उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, तो जनता का शोषण होगा, नुकसान होगा। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि नाशवान प्रकृति के जो उत्पत्ति वाले जो उद्योग हैं या लागत वृद्धि वाले जो उद्योग हैं, उनके ऊपर सरकार को क्या करना चाहिए, टैक्स लगाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि सरकार को उसको खर्च क्या करना चाहिए, उत्पत्ति वृद्धि नियम वाले जो उद्योग हैं या जिनको लागत की दृष्टि से लागत ह्रास नियम वाले जो उद्योग हैं, जहां पर उत्पादन बढ़ाने पर हमारी एवरेज कॉस्ट मार्जिन कॉस्ट गिरती हुई होती है, वहां पर हमें इस पर आय को खर्च करना चाहिए। अर्थात करारों पर तो काम करना चाहिए उत्पत्ति ह्रास नियम वाले उद्योगों पर, और व्यय करना चाहिए उत्पत्ति वृद्धि नियम वाले उद्योगों पर। तो कंज्यूमर सरप्लस जो हमारी है, उसके आधार पर हम ये निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रकार के हमारी जो राजस्व पॉलिसी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, या उसमें किस बात को प्रमुखता दी जानी चाहिए। तो उसका नट शेल में उसका सारा यही है कि हमें उत्पत्ति ह्रास नियम वाले उद्योगों पर करारोपण करना चाहिए, और वहाँ से जो प्राप्त आय है उसको हमें कहाँ खर्च करना चाहिए, उत्पत्ति वृद्धि नियम या लागत से लागत ह्रास नियम उद्योगों पर उसको व्यय करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब क्या है, लागत लाभ विश्लेषण में सहायक। लागत लाभ विश्लेषण में सहायक का मतलब यह है कि सरकार के पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और सरकार के सामने ये चुनौती होती है कि कौन से प्रोजेक्ट को पहले पूरा करें, कौन से को बाद में। निर्णय करने के बहुत सारे आधार होते हैं, पर कंज्यूमर सरप्लस के आधार पर भी ये निर्देशित किया गया है कि जिन क्षेत्रों में या जिन सेक्टर्स में या जिन उद्योगों में लोगों को कंज्यूमर सरप्लस अधिक मिलती हो, उस कार्य को सरकार को पहले करना चाहिए। सपोज कीजिए नदी है और नदी के बीच में पुल नहीं है, एक प्राथमिकता तो सरकार की होगी, और दूसरी प्राथमिकता होगी सरकार की, आप मान लीजिए कहीं के ऊपर सरकार को कोई क्लब हाउस बनाना है या कम्युनिटी हॉल बनाना है, जहां पर कि आम जन के लोग बाग आकर के रह सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। दोनों सरकार की प्राथमिकता है, कम्युनिटी हॉल का भी है, सामुदायिक भवन का भी है, और दूसरा एक ब्रिज का भी है। सरकार को प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है। तो कोई भी व्यक्ति जो जरा सा भी विवेकशील होगा वो ये कहेगा कि सबसे पहले सरकार को पुल बनाना चाहिए। क्यों? कि पुल बनाने से लोगों को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या वो उनकी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि पुल के अभाव में वो आपके सामुदायिक भवन पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस सामुदायिक भवन का आप निर्माण करके क्या करोगे जहाँ पर आवागमन के साधन नहीं है या लोगों के लिए अप्रोच नहीं है। तो इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि उन परियोजनाओं को पहले पूरा किया जाना चाहिए जिनसे कि हमारी कंज्यूमर सरप्लस अपेक्षाकृत अधिक रूप से बढ़ती है। अब तक हमने जो अध्ययन किया कंज्यूमर सरप्लस का, वो किया गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित, जिसमें हमने किसी वस्तु अथवा सेवा से मिलने वाली उपयोगिता को मापनीय माना, तुष्टिगुणों को स्वतंत्र माना, द्रव्य की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना। हिक्स और एलन द्वारा इसकी आलोचना की गई और ये कहा गया कि उपयोगिता एक मानसिक विचार है, और जिस प्रकार से हम अन्य मानसिक विचारों को संख्यात्मक रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से भी हम किसी वस्तु अथवा सेवा से मिलने वाली उपयोगिता को माप नहीं सकते। उसके पीछे का कारण ये था
कि उपयोगिता क्या है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, एक मानसिक विचार है, और जिस प्रकार आप अन्य मानसिक विचारों को संख्यात्मक रूप से नहीं माप सकते, ठीक उसी प्रकार से आप किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को भी गणितीय रूप में अंकन नहीं कर सकते। हिग्स और एलन की उनका दूसरा आक्षेप ये था कि द्रव्य की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती, द्रव्य की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। मार्शल ने तो कहा कि एक व्यक्ति या एक उपभोक्ता की जो आय होती है, उस आय का एक छोटा सा पार्ट वो किसी वस्तु पर व्यय करता है, तो उसकी कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, तो उससे उसकी कुल आय पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, और इस आधार पर वो द्रव्य की सीमांत उपयोगिता को की मान्यता को उन्होंने क्या माना, स्थिर माना। उन्होंने कहा एक उपभोक्ता अपनी आय का एक बहुत छोटा सा पार्ट किसी वस्तु के उपभोग पर खर्च करता है, ऐसी स्थिति में चूंकि उसके कुल बजट का बहुत छोटा सा पार्ट होता है, इसलिए हम इस आधार पर द्रव्य की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान सकते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण के जो शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि मुद्रा भी एक वस्तु है, और मुद्रा का मूल्य जिसको अपन क्रय शक्ति कहते हैं, वो भी घटती बढ़ती रहती है। मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो मुद्रा का मूल्य कम होगा और उसकी क्रय शक्ति भी कम होगी, और मुद्रा की मात्रा कम होगी तो मुद्रा का मूल्य अथवा उसकी क्रय शक्ति वो अधिक होगी। यानी दोनों में उल्टा संबंध पाया जाता है, अधिक मुद्रा कम क्रय शक्ति, कम मुद्रा अधिक क्रय शक्ति। तो उन्होंने कहा कि वस्तुतः मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को अपन स्थिर नहीं मान सकते, इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। आगे चल करके उन्होंने कीमत प्रभाव जब समझाया तो प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव के माध्यम से उसको ज्यादा स्पष्ट किया, और उन्होंने ये भी कहा हिग्स और एलन ने कि वस्तुएं स्वतंत्र नहीं होती। ठीक है, वस्तुएं स्वतंत्र होती हैं, मान लिया, परंतु मार्शल ने अपने गणनावाचक दृष्टिकोण में पूरक वस्तुओं और स्थानापन्न वस्तुओं को ध्यान में नहीं रखा, जबकि संबंधों के आधार पर वस्तुएं पूरक भी हो सकती हैं, स्थानापन्न भी हो सकती हैं और स्वतंत्र भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हिग्स और एलन ने उपभोक्ता की बचत को एक नए दृष्टिकोण के ऊपर आधारित होकर के उसका विश्लेषण किया, और उन्होंने ये कहा कि कीमत परिवर्तन से पूर्व और कीमत परिवर्तन के पश्चात उपभोक्ता कीमत परिवर्तन से पूर्व कीमत की जानकारी से पूर्व और कीमत की जानकारी के पश्चात उपभोक्ता की क्या स्थिति है। कीमत की जानकारी नहीं होने से पूर्व उपभोक्ता अपने आप को जिस आय से कर्व के किसी निर्धारित बिंदु पर संतुलन मानता है, और मुद्रा आय और वस्तु की मात्रा के एक संयोग को लेकर के वो अपने आप को वहां पर काल्पनिक रूप से संतुष्ट मानता है, और बाद में जब मान लो उसको वस्तु की कीमत का ज्ञान होता है और वो अपेक्षाकृत ऊंचे आनंदमान वक्र पर चला जाता है, वहां दो स्थितियां बनेगी। पूर्वत मात्रा खरीदेगा तो उसके पास से मुद्रा बचेगी, या उसी मात्रा के लिए उसे पहले की तुलना में कम मुद्रा देनी पड़ेगी। तो बाद वाली स्थिति जिसमें वो पूर्वत मात्रा के लिए पहले की तुलना में कम मुद्रा दे, या पूर्वत मुद्रा रखे और पहले की तुलना में ज्यादा वस्तुएं खरीदने की स्थिति में आ जाए, तो निश्चित रूप से उपभोक्ता को हम क्या मानेंगे, उसको उपभोक्ता की बचत कहेंगे। अर्थात अंडमान वक्र विश्लेषण में गणनावाचक दृष्टिकोण की मान्यताओं को सहारा नहीं लेकर के हिग्स और एलन ने कीमत परिवर्तन से पहले और कीमत की जानकारी से पूर्व और कीमत जानकारी होने के पश्चात के अनुमान वक्रों को तुलना करके ये स्पष्ट किया
कि यदि उपभोक्ता काल्पनिक अनधिमान वक्र जो उसके दिमाग में कीमत की जानकारी से पहले था, उसकी तुलना में यदि वो ऊपर की तरफ चले जाता है तो निश्चित रूप से उसको पहले की तुलना में ज्यादा बेटर वो स्थिति में होगा और उसी को अपन कंज्यूमर सर्विस कहेंगे। थैंक यू।